ओके। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। आज के इस विशेष चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने शायद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार को कभी ना कभी परेशान जरूर किया है। बिल्कुल। आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, समय, चाल और दूरी। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वो TSD एग्जाम मास्टरी के बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और आज मेरा मकसद सिर्फ इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक को समझना है। ये बहुत ही सही अप्रोच है, क्योंकि रटी हुई चीजें अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं। हाँ, मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एग्जाम वेपन्स हैं, यानी परीक्षा में काम आने वाले अचूक तरीके, ये असल में कैसे काम करते हैं, ताकि जब एग्जाम हॉल का प्रेशर होना तो दिमाग सुन ना पड़े। सही कहा। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, या कहें D=S/T, ये फॉर्मूला सुनने में दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला लगता है। कोई भी स्कूली बच्चा इसे झट से बता देगा। हाँ, बिल्कुल बता देगा। लेकिन परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में यही मासूम सा दिखने वाला फॉर्मूला सबसे खतरनाक जाल बुनता है। हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस विषय को इतना व्यावहारिक बना दें कि कैलकुलेशन कागज पर नहीं बल्कि दिमाग में होने लगे। एकदम सही। और स्रोत की शुरुआत में ही ना एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। उन्होंने D, S और T का एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनाने को कहा है। अब जैसे अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो उसे 120 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। ये तो बहुत बेसिक सा हिसाब है, पर इस त्रिकोण को दिमाग में छापने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि जब परीक्षा में सेकंड्स के हिसाब से समय भाग रहा होता है ना, तब आप कागज पर फॉर्मूला लिखकर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। उस त्रिकोण की कल्पना कीजिए। सबसे ऊपर एक कोने में है D यानी डिस्टेंस, हाँ, दूरी। और नीचे के 2 कोनों पर हैं S यानी स्पीड और T यानी टाइम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे जो भी निकालना है मैं बस उस पे उंगली रख दूं। एकदम सही। अगर आपको टाइम निकालना है तो D ऊपर है और S नीचे, जिसका सीधा मतलब है कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। ओ, समझ गई। और अगर दूरी निकालनी है तो S और T अगल बगल हैं, यानी उनका आपस में मल्टीप्लाई होना है। ये विजुअलाइजेशन आपकी सोचने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो सच में बहुत हैंडी है। लेकिन नोट्स में आगे बढ़ते ही एक खतरे की घंटी का जिक्र है, जिसे यूनिट्स का खेल या द यूनिट ट्रैप कहा गया है। मुझे याद है स्कूल के दिनों में मेरी सबसे ज्यादा गलतियां इसी वजह से होती थी। हाँ, कि सवाल किलोमीटर में है और जवाब मीटर में पूछा गया है। बिल्कुल, यही कंफ्यूजन। और मजे की बात यह है कि एग्जामिनर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो जानबूझकर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में देगा और समय सेकंड्स में पूछ लेगा। हाँ, फंसाने के लिए। बिल्कुल। और अगर बिना यूनिट्स को बदले सीधे गुणा कर दिया तो जो गलत जवाब आएगा ना, वो आपको 4 विकल्पों में सबसे पहले A नंबर पर ही मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा। और आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, जवाब आ गया। हाँ, लेकिन वो असल में एक ट्रैप है। तो इस ट्रैप से जल्दी से बचने का क्या तरीका है? स्रोत में 5/18 का कोई नियम दिया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एग्जाम में हमेशा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 5/18 से गुणा करना था या 18/5 से। चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये 5/18 आया कहां से। कोई जादू नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो जब आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो असल में आप 1000 को 3600 से भाग दे रहे होते हैं। ओके, मतलब अगर इसे काटे तो? हाँ, जब आप इसे काटेंगे तो वो 5/18 ही बचेगा। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। यानी ये सिर्फ एक शॉर्टकट है ताकि हर बार 1000 और 3600 से गुणा भाग ना करना पड़े। लेकिन वो जो याद रखने वाली बात थी कि 5/18 कब और 18/5 कब, उसका बहुत ही आसान लॉजिक है। बस ये देखिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, हाँ, तो आपको छोटे नंबर को ऊपर रखना है, यानी 5/18 से गुणा करना है। और अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बड़े नंबर को ऊपर रखिए, यानी 18/5 से गुणा कीजिए। ओके, इसे एक उदाहरण से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हाईवे पर मेरी कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है। मैं बड़े से छोटे यूनिट में जा रही हूँ, तो मैं 72 को छोटे भिन्न यानी 5/18 से गुणा करूंगी।
तो 18 से 72 कटेगा 4 बार में, 18 चौके 72 और 4 का 5 से गुणा यानी सीधे 20 मीटर प्रति सेकंड। देखा आपने, बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के आपने दिमाग में ही जवाब निकाल लिया। यही स्पीड हमें चाहिए एग्जाम में। ये तो बहुत ही सॉलिड तरीका है। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे नोट्स में असली एग्जाम वेपन कहा गया है, अनुपात विधि या रेशियो मेथड। ये आम फॉर्मूलों से इतना अलग क्यों है? क्योंकि आम फॉर्मूले आपको वैल्यू निकालने पर मजबूर करते हैं, जबकि अनुपात विधि आपको सीधे जवाब तक पहुंचा देती है। इसे ऐसे समझिए कि परीक्षा में आपके पास पूरा इक्वेशन हल करने का समय नहीं है। हाँ, सेकंड्स बचे होते हैं बस। बिल्कुल। इसे 3 अलग-अलग केसेस में बांटा गया है। पहला केस लेते हैं जब दूरी समान हो, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। दूरी समान होने का मतलब जैसे मैं रोज घर से ऑफिस जाती हूँ, मेरे घर से ऑफिस की दूरी तो नहीं बदलेगी, मुझे ऑफिस पहुंचने में समय कम लगेगा। बस यही लॉजिक है। जब दूरी फिक्स हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए आप और आपकी दोस्त एक ही ऑफिस जाते हैं। आपकी और उसकी स्पीड का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3 और 4 का रेशो। तो उसी दूरी को तय करने में आप दोनों को जो समय लगेगा, उसका अनुपात सीधा पलटकर 4:3 हो जाएगा। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। अगर स्पीड का रेशियो 3 और 4 है, तो समय का रेशियो 4 और 3 होगा। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब समय समान हो, टाइम कांस्टेंट। मान लीजिए आप और आपकी दोस्त सुबह एक साथ जॉगिंग करने निकलते हैं और तय करते हैं कि ठीक 1 घंटे बाद दोनों रुक जाएंगे। यहाँ समय फिक्स है। तो जो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा वो जाहिर है ज्यादा दूरी तय कर लेगा। एकदम सही। यानी दूरी और स्पीड का सीधा अनुपात होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड दोगुनी तो दूरी भी दोगुनी। समझ गई। और तीसरा केस भी इसी तरह है, जब स्पीड समान हो। अगर आप दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो जो ज्यादा देर तक चलेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। वहां भी दूरी और समय सीधे अनुपात में होते हैं। ये तरीका तो सच में उन सवालों के लिए वरदान है जहां असल आंकड़े नहीं दिए होते, सिर्फ प्रतिशत या अनुपात दिए होते हैं। बिल्कुल, इससे मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही रोजमर्रा की स्थिति है, जब हम ट्रेन या कार में सफर कर रहे होते हैं और सामने से कोई दूसरी ट्रेन आती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकल गई। ऐसा क्यों होता है? यहीं से सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड के नियम की शुरुआत होती है। जब हम खुद गति में होते हैं तो दुनिया हमें अलग स्पीड से चलती हुई दिखती है। अच्छा। जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा से, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, तो उनकी स्पीड आपस में जुड़ जाती है। मतलब अगर मेरी स्पीड 60 है और सामने वाले की 40, तो मुझे उसकी गाड़ी 100 की स्पीड से आती हुई लगेगी। बिल्कुल, सापेक्ष चाल होगी S1 + S2। इसीलिए सामने से आती गाड़ी बहुत तेज लगती है। लेकिन इसके उलट सोचिए, आप हाईवे पर हैं और आपको आगे वाली किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है। हाँ, ओवरटेक करने में काफी समय लग जाता है, भले ही हमारी स्पीड ज्यादा हो। क्योंकि वहां दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। यहाँ स्पीड घट जाती है, S1 - S2। अच्छा, तो स्पीड का डिफरेंस काम करता है वहाँ। हाँ, अगर आगे वाली गाड़ी 80 पर है और आप 90 पर, तो आपकी सापेक्ष चाल सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप असल में सिर्फ उस 10 की स्पीड से उस गाड़ी को पीछे छोड़ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर वो पुलिस और चोर वाले सवाल बनते हैं ना, जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं। हाँ, इस रेस में चोर हमेशा पुलिस से कुछ दूरी पर होता है, जिसे हम शुरुआती फासला या इनिशियल गैप कहते हैं। ठीक है। अब अगर पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा नहीं है तो वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। यहाँ चोर को पकड़ने का समय निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है। पकड़ने का टाइम = शुरुआती फासला बटा उनकी सापेक्ष चाल, यानी इनिशियल गैप को पुलिस और चोर की स्पीड के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब ट्रेनों वाले सवालों पर आते हैं। ये सवाल थोड़े डरावने लगते हैं क्योंकि इसमें कई चीजें एक साथ आ जाती हैं। कभी ट्रेन खंबे को पार कर रही है, कभी पुल को। इसका क्या लॉजिक है? इसे रटने के बजाय विजुअलाइज कीजिए। जब एक ट्रेन किसी खंबे या स्थिर खड़े आदमी को पार करती है तो खंबे की अपनी कोई चौड़ाई तो होती नहीं है। हाँ, गणित के हिसाब से तो नेग्लिजिबल है। बिल्कुल। तो ट्रेन असल में सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार कर रही होती है। वहां दूरी का मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई होता है। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो जो खुद बहुत लंबा होता है, तब ट्रेन के इंजन को प्लेटफॉर्म की शुरुआत से लेकर अपने आखिरी डिब्बे को प्लेटफॉर्म के अंत तक ले जाना होता है। इसलिए कुल दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाती है। यहाँ नोट्स में गोल्डन रूल दिया गया है। लिखा है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हो तो चाहे दिशा कोई भी हो, उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं।
L1 प्लस L2, ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे वो आमने सामने से आएं या एक दूसरे को ओवरटेक करें, दोनों ही सूरतों में एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन की पूरी लंबाई को कवर करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब लेंथ तो पार करनी है। हाँ, दिशा बदलने से सिर्फ उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, लेकिन जो दूरी उन्हें तय करनी है वो हमेशा दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का जोड़ी होगी। समझ गई, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया है। नोट्स में इसे मैन इनसाइड या अंदर बैठा आदमी कॉन्सेप्ट कहा गया है। ये क्या है? ये बहुत ही शानदार ट्रैप है। एग्जामिनर सवाल देता है कि एक ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। ओके। अब जैसे ही छात्र दो ट्रेनों का जिक्र सुनते हैं, वो तुरंत दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जोड़ देते हैं। तो क्या ये गलत है? दूसरी ट्रेन भी तो लंबी है, उसे भी तो पार करना ही पड़ेगा। यही तो कैच है। सवाल ध्यान से पढ़िए। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही है, वो दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को पार कर रही है। हमारा टारगेट वो आदमी है। ओह। जैसे ही पहली ट्रेन का इंजन उस आदमी के सामने आता है और उसका आखिरी डिब्बा उस आदमी को क्रॉस करता है, हमारा समय पूरा हो जाता है। मतलब दूसरी ट्रेन पीछे कितनी भी लंबी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए इस स्थिति में दूरी सिर्फ पहली ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। हाँ, चूंकि वो आदमी दूसरी ट्रेन में बैठा है, तो वो उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से दूसरी ट्रेन चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त हम दोनों ट्रेनों के स्पीड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर इसका लॉजिक क्लियर ना हो तो कोई भी जल्दीबाजी में गलती कर बैठेगा। अब हम उन चीजों पर आते हैं जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार था, प्रो शॉर्टकट्स और मास्टर फॉर्मूले। हाँ, ये बहुत मजेदार है। पहला है द मीटिंग टाइम शॉर्टकट। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो 2 पेज के कैलकुलेशन को एक लाइन में ले आता है। इसे ऐसे समझिए, 2 ट्रेनें दिल्ली और मुंबई से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती हैं। रास्ते में वो किसी स्टेशन पर मिलती हैं। ठीक है। मिलने के बाद दिल्ली वाली ट्रेन को मुंबई पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, इसे हम T1 कहेंगे, और मुंबई वाली ट्रेन को दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, ये T2 है। अब सवाल ये है कि वो दोनों शुरू करने के कितने घंटे बाद मिली थी। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसके लिए तो दूरियां और स्पीड मानकर बड़े बड़े इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, इसका सीधा शॉर्टकट है रूट के अंदर T1 और T2 का गुणा। 1 मिनट, तो हमारे उदाहरण में T1 है 9 और T2 है 4। 9 गुणा 4 हुआ 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6, मतलब वो 6 घंटे बाद मिली थी। बस इतना ही, कोई x या y मानने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी उनकी स्पीड का अनुपात पूछ ले तो वो √T2 डिवाइडेड बाय T1 होगा। ये तो जादू है। चलिए अगले ट्रैप पर चलते हैं, औसत चाल का जाल यानी एवरेज स्पीड ट्रैप। मान लीजिए मैं ऑफिस जाते वक्त 40 की स्पीड से जाती हूँ और लौटते वक्त रास्ता खाली मिलता है तो 60 की स्पीड से वापस आती हूँ। तो मेरी एवरेज स्पीड 50 हुई ना, 40 और 60 के ठीक बीच में। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप ऐसा ही सोचें। वो ऑप्शन ए में 50 ही लिख कर देगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। जब दूरी समान होती है, जैसे जाना और वापस आना, तो औसत चाल x + y/2 नहीं होती। गलत कैसे है? एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। चलिए इसे साबित करते हैं। मान लीजिए आपके घर से ऑफिस 120 किलोमीटर दूर है। 40 और 60 का एलसीएम। जाते वक्त आपकी स्पीड 40 है तो 120 किलोमीटर में 3 घंटे लगेंगे। ठीक है। लौटते वक्त स्पीड 60 है तो 2 घंटे लगेंगे। ओके, तो कुल समय हुआ 5 घंटे। और कुल दूरी कितनी हुई? 120 जाना और 120 आना, यानी 240 किलोमीटर। अब औसत चाल निकालिए। कुल दूरी को कुल समय से भाग दीजिए। 240 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 48। हाँ, अरे हाँ, ये तो 50 नहीं आया। बिल्कुल, इसीलिए इसका सीधा फॉर्मूला बनाया गया है, 2xy डिवाइडेड बाय x + y। यानी हमारे उदाहरण में ये 2 × 40 × 60 और उस पूरे को 40 + 60 से डिवाइड करना होगा, जो कि सीधा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये तो सच में आंखें खोलने वाला था। अच्छा, नोट्स में एक लेट अर्ली मास्टर फॉर्मूला भी है। जी। जैसे अगर मैं 10 की स्पीड से जाऊं तो 15 मिनट लेट हो जाती हूँ, और 12 की स्पीड से जाऊं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती हूँ। यहाँ घर से ऑफिस की दूरी कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है दोनों चालों का गुणा बटा दोनों चालों का अंतर, और इस पूरे को समय के अंतर से गुणा कर दें। अच्छा, यानी S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 - S2 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस। तो हमारे उदाहरण में स्पीड का गुणा हुआ 10 और 12 का गुणा, यानी 120, और उनका अंतर है 2। तो 120 को 2 से भाग दिया, आया 60।
अब इसे समय के अंतर से गुणा करना है। 15 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, मतलब टोटल अंतर हुआ 20 मिनट का। रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसे मैंने नोट्स में वार्निंग की तरह हाईलाइट किया है। क्या गलती? आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और आप उसे सीधे 20 मिनट से गुणा कर रही हैं। आपको उस 20 मिनट को पहले घंटे में बदलना होगा, यानी 60 से भाग देना होगा। ओह, यूनिट्स का खेल। तो 60 को 20/60 से गुणा करेंगे, 60 से 60 कट जाएगा और दूरी आ जाएगी 20 किलोमीटर। बिल्कुल सटीक। एक छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत करा सकती है। ऐसा ही एक फंसाने वाला सवाल है खंबे गिनने का, द पोल काउंटिंग ट्रैप। हाँ, मैंने देखा है कि सड़क पर हर 10 मीटर पर एक खंबा है, तो 5 खंभों के बीच कितनी दूरी होगी। लोग सीधे 5 को 10 से गुणा करके 50 मीटर कर देते हैं। इसमें क्या किया क्या? ये ऐसिक फेंस पोस्ट एरर है। इसे विजुलाइज कीजिए। पहले खंबे से दूसरे खंबे के बीच एक ही गैप होता है, दूसरे से तीसरे के बीच दूसरा गैप, तो 5 खंभों के बीच असल में सिर्फ 4 ही गैप होंगे। अच्छा, तो 4 गैप और हर गैप 10 मीटर का, यानी कुल दूरी 40 मीटर होगी, न कि 50। सही पकड़े। इसलिए कुल दूरी हमेशा n-1 × x होती है। खंभे गिनने का जाल तो समझ आ गया। ये तो हुई जमीन की बात। लेकिन अगर हम जमीन से हटकर पानी में चले जाएं, तो नियम कैसे बदलते हैं? नोट्स का अगला हिस्सा नाव और धारा यानी बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर है। पानी के नियम बहुत ही लॉजिकल हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर उस चलती हुई बेल्ट या ट्रेवलेटर पर चल रहे हैं। अगर आप उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में बेल्ट चल रही है, तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। इसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, यानी पानी के बहाव के साथ। हाँ, यहाँ नाव की स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाती है, B+W। और अगर मैं उस चलती बेल्ट पर उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करूं, तो बेल्ट आपको पीछे धकेलेगी और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसे अपस्ट्रीम कहते हैं। यहाँ नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड घट जाती है, B-W। और स्रोत में नाव और पानी की अलग अलग स्पीड निकालने का एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका दिया है। अगर हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दे दी जाए, तो हम नाव और पानी की स्पीड कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। नाव बड़ी ताकत है तो दोनों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, और पानी छोटी ताकत है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दीजिए। कोई समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत साफ सुथरा तरीका है। इसी तरह एक और घुमाने वाला विषय है वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन। जब लोग किसी गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हों, वहां सीधी सड़क तो है नहीं, तो दूरी कैसे निकालेंगे? एक गोल ट्रैक का एक पूरा चक्कर उस ट्रैक की परिधि या सर्कमफेरेंस होता है, जिसका फॉर्मूला है 2πr। तो तय की गई कुल दूरी निकालने के लिए बस उस परिधि को चक्करों की संख्या से गुणा कर दीजिए। और अगर 2 लोग गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हों और पूछा जाए कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो लॉजिक वही सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड वाला ही लगेगा। मिलने का समय निकालने के लिए ट्रैक की परिधि को उनकी सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही प्रो लेवल ट्रिक भी दी गई है, जिसे 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग नाम दिया गया है। हाँ, ये बड़े सवालों को सेकंडों में हल करने का हथियार है। अगर समान लंबाई की 2 ट्रेनें किसी खड़े हुए आदमी को पार करने में अलग अलग समय लेती हैं, मान लीजिए T1 और T2 सेकंड, और पूछा जाए कि वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो इसके लिए दोनों की लंबाइयां और स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर वो विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो समय होगा 2 गुना T1 गुना T2, और इसे डिवाइड कर दें T1 + T2 से। और अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो नीचे जोड़ की जगह घटाव आ जाएगा, T1 - T2। सीधा जवाब। ओके, अब समय आ गया है सबसे बड़े इम्तिहान का। नोट्स में एक चैलेंज क्वेश्चन दिया गया है। मैं सवाल पढ़ती हूँ और देखते हैं कि क्या हम इसे बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। सवाल है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और विपरीत दिशा से 120 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? चलिए, हम दोनों मिलकर इसे 3 स्टेप्स में हल करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सापेक्ष चाल। दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। 50 और 40 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। शानदार। अब स्टेप 2, द यूनिट ट्रैप। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ट्रेनों की लंबाई मीटर में है। तो हमें बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, मतलब छोटे भिन्न, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। 90 को 5/18 से गुणा किया, 18 पंजे 90, और 5 × 5 आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। बेहतरीन। अब आखिरी स्टेप 3, कुल दूरी
और समय। हमने सीखा था कि ट्रेनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है, तो कुल दूरी हुई 100 मीटर प्लस 120 मीटर यानी 220 मीटर। अब समय निकालना है। हमारा DST वाला त्रिकोण टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा स्पीड यानी 220 बटा 25। और जब आप 220 को 25 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 8.8 सेकंड। देखिए, आपने इतनी बड़ी समस्या को बिना किसी लंबे चौड़े फॉर्मूले के स्टेप बाय स्टेप दिमाग में ही सुलझा लिया। ये तो सच में कमाल का अनुभव रहा। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं कह सकती हूँ कि हमने कई ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो एग्जाम में काफी समय बचाएंगे। चाहे वो 5/18 का लॉजिक हो, अनुपात विधि से बिना वैल्यू निकाले जवाब लाना हो, या औसत चाल का वो स्मार्ट फॉर्मूला हो। और इन सब के बीच नोट्स के अंत में दी गई वो लाइन हमेशा याद रखने लायक है। चाल की गणना दिमाग में होती है और दूरी कागज पर तय की जाती है। इन तरीकों का जितना अभ्यास करेंगे ये उतने ही स्वाभाविक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अंत में मैं इस पूरी चर्चा से निकला एक विचार साझा करना चाहती हूँ जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने आज सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड के बारे में काफी बात की कि कैसे दिशा बदलने से स्पीड का नजरिया बदल जाता है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी की गति पर लागू करें तो कई बार हमें लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है और हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो हमारे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं? विज्ञान कहता है कि विपरीत दिशा वालों की स्पीड हमेशा जुड़ जाती है और वो बहुत तेज लगते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है ना? दूसरी तरफ जो लोग हमारी ही दिशा में हमारे जैसे लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी स्पीड हमें धीमी या सामान्य लगती है। शायद हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि हम किस रेफरेंस फ्रेम में खड़े होकर अपनी सफलता की औसत चाल नाप रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।